रात के 1 बजे हैं और जैसा कि मैंने आपसे तो प्रॉमिस देखिए किया था स्टूडेंट, हम कि सबसे पहले एचपीएससी क्वेश्चन पीजीटी डिस्कस करते इकोनॉमिक्स हैं। की जो तो देखिए आंसर की स्टूडेंट, हम उन्होंने सबसे अपलोड पहले किया है क्वेश्चन नंबर उसके एक एक क्वेश्चंस को मैं 20 स्क्रूटनी नंबर करूँगा, क्वेश्चन पर एक एक आते हैं। क्वेश्चन सबसे को पहले चेक करूँगा और विद ऑथेंटिक तो सोर्स देखिए ये स्टूडेंट, क्वेश्चंस सबसे पहले आपके हम सामने क्वेश्चन नंबर लाऊंगा लेते कि हैं इन क्वेश्चन 20। को डायरेक्टली चैलेंज करना है। तो एनीवे मैं उसके अंदर थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि ऑलरेडी जो सब्जेक्टिव क्लास थी उसका ऑलरेडी टाइम डिसाइड हुआ था कि 6 बजे मैं सब्जेक्टिव क्लास लूँगा, तो वो 5 घंटे की क्लास हो गई, तो उसके अंदर मैं लेट हो गया है टाइम। तो एनीवे वेलकम टू गोपाली कम्युनिटी ऑफ इकोनॉमिक्स। और ये जो मैं क्वेश्चन सारे एक्सप्लोर किए हैं, नियरली 7 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें 2 क्वेश्चंस क्लियरली डिलीट होंगे और 1 2 3 एंड 4 एंड 5 क्वेश्चंस हैं जो डेफिनेटली जिसका आंसर चेंज करना है एचपीएससी को। हम ऑथेंटिक सोर्स उसका मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ अभी, और डिटेल में वो क्वेश्चंस में डिस्कस करूँगा। और जो भी ऑथेंटिक सोर्स मैं दे रहा हूँ आपको वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक आपको लिंक मिल जाएगा ग्रुप ज्वाइन करने का। उसके अंदर सारा सोर्स पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, तो आप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। सो अभी स्टार्ट करते हैं, राइट। तो देखिए डियर स्टूडेंट, हम क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम एक क्वेश्चंस देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 20 तक कोई क्वेश्चंस जो है वो इनकरेक्ट नहीं है। हालांकि मैं क्वेश्चंस पे आपसे डिस्कस कर लूंगा, पहले मैं एक बार वो क्वेश्चंस आपको दिखा रहा हूँ जो क्लियरली या तो डिलीट करवाने हैं या वो उसके आंसर गलत हैं। उसके बाद में कुछ बच्चों के जो क्वेश्चंस में डाउट हैं वो क्वेश्चंस भी लूंगा। तो पहले मैं वो क्वेश्चन ले रहा हूँ जो डिलीट करने हैं या जिनका आंसर गलत है। तो क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 20 पर, राइट। 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि, जस्ट एक मोमेंट, यस, देखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चंस में आपको पहले ही जब मैंने आंसर की अपलोड किया था तब भी मैंने आपको कह दिया था कि इस क्वेश्चन को डिलीट होना ही है। कोई इसको रोकने वाला नहीं है। इस क्वेश्चन को, ये गलत है। इंपोर्ट हमारा आज से नहीं, काफी ईयर से चाइना के साथ सबसे ज्यादा रहा है, तो ये तो गलत होना ही है। इसका जो ऑथेंटिक सोर्स है, अगर ये 2022-23 का पूछ रहा है तो हम इसका 2022, 2023, 22-23, देन 2023 और 2024, यानी ये 2 साल का। तो दोनों साल का मैं डेटा आपके सामने लाया हूं। ये पीडीएफ में आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक आपको ग्रुप लिंक मिलेगा, उसके ऊपर ग्रुप ज्वाइन करके और आप वो डाउनलोड कर लेना, राइट। तो ये देख सकते हैं आप। दूसरी साइड में मैंने ये पीडीएफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से डाउनलोड किया है। बहुत लेटेस्ट है। 2022 का डेटा जो है वो आप देख लीजिएगा। इंपोर्ट सबसे ज्यादा इंपोर्ट किससे है? चाइना से। ये रहा आपका क्लियरली, राइट। तो उसके इसके इतना इंपोर्ट कहीं नहीं है। और बात करें 23 की, तो देखिएगा ये रहा। 22-23 का अगर कहोगे तो सबसे ज्यादा इंपोर्ट जो है, इंपोर्ट सबसे ज्यादा किससे है? चाइना से है। तो फर्स्ट नंबर पे चाइना ही आने वाला है। तो ये आपको डिलीट उनको करना ही करना है। और ये मैं आपको ये पीडीएफ उसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या ग्रुप में मिल जाएगा, आप साथ में सपोर्ट करके इसको लगा देना। हाँ, आप कोई विकिपीडिया के कोई और सोर्स के, अनऑथेंटिक सोर्स के मत लगा देना, क्योंकि विकिपीडिया पर कोई बिलीव नहीं करता है। वहां तो कोई एडिट कर सकता है, वो तो ओपन है ना सब कुछ। इसलिए हमें ऑथेंटिक सोर्स देना है, राइट। कोई ऐसा सोर्स नहीं देना है जिससे हमारा क्वेश्चन मार्क्स हमारा ठीक हो रहा और वो रह जाए। हम ऑथेंटिक देंगे जो भी देंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करूंगा 21 नंबर क्वेश्चन, जो बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि ये जो आरबीआई है इसका अभी जो फ्लोअर रेट क्या है। दैट इज सबसे इंपॉर्टेंट बात है। फ्लोअर रेट क्या होता है? देखिएगा, आरबीआई से बैंक जिस रेट पे आरबीआई को डिपॉजिट करवा सकते हैं वो दो है। एक तो रिवर्स रेपो रेट, राइट। एक तो रिवर्स रेपो रेट हो गया। एक
बेसिकली अभी जो ये एक पूरी स्टोरी है मॉनेटरी पॉलिसी की, कि उन्होंने जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी लॉन्च किया, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी लॉन्च किया, वो क्यों क्यों किया? लिक्विडिटी बढ़ाना था जब डिमोनेटाइज के बाद में, तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी लॉन्च किया। लेकिन अब जब लिक्विडिटी कोरोना के बाद में ज्यादा हो गई, जो यूक्रेन वार स्टार्ट हुआ, एवरीथिंग, तो जब यूएस ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया तो उसकी उसको चलते हमें लिक्विडिटी को वापस एब्जॉर्ब करना था, तो इसलिए स्टैंडिंग फैसिलिटी लेके आए, राइट? तो ये सब है। तो अब देखिएगा, ये एसडीएफ और रिवर्स रेपो रेट, ये वो रेट है जो कोई भी बैंक आरबीआई में पैसा जमा करवा सकता है, राइट? और उसके ऊपर उनको ब्याज मिलता है। तो देखिए, जब एक बैंक को किसी दूसरे के पास जा करके जमा करवाने में ज्यादा रेट मिल रहा हो, मान लीजिए 6 रुपए और 6.75% मिल रहा हो, तो वो बैंक अगर किसी और क्लाइंट को अगर लोन देगा तो इससे तो ज्यादा ही देगा ना। कैसे बोल रहा हूँ? कि एक बैंक आरबीआई में जमा करवा करके 6 रुपए 6.75% से ब्याज ले सकता है, तो वो किसी भी बिजनेसमैन को लोन देगा तो 6.75 से तो ज्यादा ही देगा ना, क्योंकि उतना तो उसको आरबीआई दे रहा है। तो इसका मीनिंग फ्लोअर रेट ये हो गया। तो अब देखिएगा, उसका मैं ऑथेंटिक सोर्स आपके सामने लाया हूँ। जस्ट एक मिनट। ये देखिए, आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट आती है। जैसा मैंने आपको कहा, 2022 में यूक्रेन वॉर के बाद में ये सब स्टार्ट हुआ है, वापस मनी को इकोनॉमी से लिक्विडिटी कम करने का ये स्ट्रक्चर है एसडीएफ। तो ये एनुअल रिपोर्ट है आरबीआई की 22-23 की। इसमें आरबीआई ने अनाउंस किया है, ये पेज नंबर 287, मैंने एक ही पेज निकाला है उसका, राइट? और देखिएगा, ये रहा अनाउंसमेंट। इसके अंदर उन्होंने पॉलिसी इनिशिएटिव के ऊपर बात किया है, और यहाँ क्लियर लिखा है, द एसडीआई SDF will replace the fixed reverse repo rate as a floor for the liquidity adjustment facility corridor. Liquidity adjustment facility आपका बेसिकली एलएएफ के अंदर जो इन्होंने पहले जो रिवर्स रेपो रेट था फ्लोअर, वो अब चेंज करके और क्या हो गया, वो ऑटोमेटिक ही हो गया। जब आपको लोन महंगा, आप कहीं जमा करवा करके ज्यादा पैसे ले सकते, इंटरेस्ट रेट ले सकते हो, तो आप और को तभी दोगे जब उससे ज्यादा देगा। तो एसडीएफ अपने आप हो गया ना, उसका तो अनाउंस करने का जरूरत नहीं, सेल्फ अंडरस्टूड हो गया। लेकिन आप ये हाईलाइट की हुई बात भी लगा देना। तो ये क्वेश्चन का आंसर जो आएगा, वो क्लियर आंसर है कि इसका आंसर डी बनेगा, राइट? देखिएगा, नेक्स्ट अगर हम लेते हैं 30 नंबर क्वेश्चंस, तो 30 नंबर क्वेश्चंस देखिएगा। जस्ट एक मोमेंट। यस, 30 नंबर क्वेश्चंस, फिर मैं आऊंगा उन क्वेश्चंस पे जो आपके डाउट हैं, उन क्वेश्चंस पे मैं आऊंगा। पर पहले एक बार मैं वो हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए, 30 नंबर क्वेश्चंस, 30 नंबर क्वेश्चंस में इसने क्लियर कहा है कि एक्सटर्नलिटी वेयर प्राइस डज नॉट कैप्चर ऑल कॉस्ट। तो मैं अक्सर बच्चों को क्लास में करवाता हूँ पब्लिक गुड और पब्लिक बैड। तो देखिए, जहां डिमांड और सप्लाई कट करता है, अगर कोई एक्सटर्नलिटीज नहीं है, तो ये डिमांड और ये सप्लाई, कोई एक्सटर्नलिटीज नहीं है, तो यहाँ टोटल सरप्लस मैक्सिमम हो जाता है और मार्केट एफिशिएंट हो जाती है। लेकिन और इसी को ही हम इक्विलिब्रियम पॉइंट भी बोलते हैं, इसी को हम ऑप्टिमल पॉइंट भी बोलते हैं, क्योंकि डिमांड कर्व रिप्रेजेंट करता है मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट को, और जो मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट है वही सोसाइटी का बेनिफिट है। क्यों? मैं सोसाइटी का ही पार्ट हूं भाई। अगर एक्सटर्नलिटीज नहीं है तो मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट क्या हो गया? मार्जिनल सोशल बेनिफिट। और मैं अगर कॉस्ट आ रही है, सपोज मेरे एक वॉशिंग मशीन खरीद रहा हूं, तो मेरे कॉस्ट आ रही है, तो मेरी मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट है, वो ही सोशल कॉस्ट है, क्योंकि मैं सोसाइटी का पार्ट हूं। अगर एक्सटर्नलिटी नहीं है तो मार्जिनल सोशल कॉस्ट। तो ये चारों जब इक्वल हो जाते हैं तो इसको आप बोलते हैं मार्केट सक्सेस, राइट? तो लेकिन अब एक्सटर्नलिटीज के केस में क्या होगा, कि देखिए, ये क्वांटिटी ले लिया, ये आपने प्राइस ले लिया, इधर ये आ गया मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट, और इधर आ गया मार्जिनल सोशल कॉस्ट, सॉरी मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट। लेकिन अब ये पॉइंट इक्विलिब्रियम नहीं कहलाएगा, क्योंकि तो प्राइवेट प्राइवेट आया, सोशल को भी साथ में लेना है। तो वो ब्रगसन कहता है ना, कि जहां वेलफेयर मैक्सिमाइज होगा वहां मार्केट मिलेगी, लेकिन जहां मार्केट होगा वहां जरूर नहीं वेलफेयर मैक्सिमाइज होगा। तो देखिए, उसी तरह से ये अब यहाँ एक्सटर्नलिटीज हैं, तो एक्सटर्नलिटीज की वजह से कॉस्ट बढ़ गई, राइट? कॉस्ट बढ़ गई तो प्राइस क्या हो गया? ज्यादा, राइट? तो ये जो प्राइस है उनका, जो ऑलरेडी इस पॉइंट को बोलते हैं, इस ए पॉइंट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। लेकिन ऑप्टिमल कहाँ होगा? यहाँ यहाँ क्या होगा? देखिए, यहाँ दो चीजें आएगी, मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट
प्लस में जो सोशल कॉस्ट आ रही है वो उसके ऊपर टैक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सोशल टी मैंने ऐड कर दिया, टी इज बेसिकली टैक्स। तो अब एक आदमी पर वही सारी की सारी कॉस्ट वो एक आदमी देगा। सपोज वो प्राइवेट कॉस्ट भी देगा मशीन खरीदने का, और उसकी नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज भी देगा। और यहाँ पर फिर चारों इक्वल हो गई, दो तो ये, यानी प्राइवेट मार्जिनल मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट और मार्जिनल सोशल कॉस्ट, और मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट और मार्जिनल सोशल बेनिफिट, ये तो दोनों एक ही पॉइंट रहेंगे। तो यहाँ ऑप्टिमल पॉइंट आ जाता है। इसलिए ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्राइवेट, पहला ऑप्शन, प्राइवेट कॉस्ट ऑफ ए फर्म इज ग्रेटर देन सोशल कॉस्ट, इज ग्रेटर देन सोशल कॉस्ट। नो, कभी नहीं हो सकता है। ये तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज में और क्लियर ऐसा बात नहीं है कि प्राइवेट कॉस्ट ऑफ ए फर्म इज ग्रेटर देन सोशल कॉस्ट। नो, राइट। देन देखिएगा, प्राइवेट कॉस्ट ऑफ ए फर्म इज लोअर, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन हम लेते हैं पब्लिक गुड के केस में, तो पब्लिक गुड का भी मैं केस बना करके दिखा देता हूं आपको। प्राइस, क्वांटिटी, एजुकेशन ले लीजिएगा, मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट, मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट। अब एजुकेशन का सभी को ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि अगर लोग सही पढ़े लिखे होंगे तो जो लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं वो वोट डालेंगे तो राइट गवर्नमेंट का चूज करेंगे, तो राइट आदमी आएंगे, वो सबके लिए रिफॉर्म करेंगे, सबको बेनिफिट होगा। इसका मीनिंग मार्केट ने इसको यहाँ डिटरमाइन किया, लेकिन उसकी जरूरत ज्यादा लोगों की है, तो यहाँ मार्जिनल सोशल बेनिफिट है। तो इसका मीनिंग प्राइवेट बेनिफिट और सोशल बेनिफिट अलग अलग हो गया, इसलिए यहाँ पर मार्केट फेल हो गई, यहाँ पर मार्केट एग्जिस्ट करेगी, राइट। तो इसलिए हमें इन लोगों को डायरेक्ट ट्रांसफर करने की जरूरत है, ताकि वो इतनी क्वांटिटी हम एजुकेशन की सप्लाई कर सके। तो यहाँ पर भी अगेन क्या है, प्राइस डाउन है, तो ये तो नहीं होने वाला। मैं अभी सोर्स दिखाऊंगा आपको इसको। और जो ऑप्शन है मैं टाइम नहीं लगाना चाहता, ऑलरेडी गलत है। ये डी ऑप्शन ठीक हो सकता था, लेकिन उसने अदर फर्म दे दिया, इसकी वजह से गलत हो गया, राइट। तो देखिए ये मेनक्यू का बुक है, राइट। इस मेनक्यू के बुक में ये क्लियरली बात मेंशन किया है, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। ये देखिएगा, बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नलिटी द कॉस्ट ऑफ सोसाइटी ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एल्यूमिनियम इज लार्जर देन द कॉस्ट ऑफ एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर। यानी क्या, कि जो प्रोड्यूसिंग है, जो सोसाइटी को कॉस्ट है वो ज्यादा है किससे, एल्यूमिनियम कंपनी को। यानी एक फर्म की कॉस्ट से सोसाइटी की कॉस्ट ज्यादा है, यही बात मैं आपको यहाँ कह रहा हूँ, राइट, इस केस में। तो इसका आंसर जो है वो कोई भी आंसर नहीं होगा, ये क्वेश्चन डिलीट होना है। क्लियर है ये बात। और एक मैंने वो आपको बताया 20 नंबर डिलीट होना है, एक ये 30 नंबर डिलीट होना है। ये दो क्वेश्चन क्लियरली डिलीट होंगे। देन नेक्स्ट चलते हैं। और ये पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज में मैंने जो आपको बात की, ये पॉजिटिव, बिकॉज सोशल वैल्यू इज ग्रेटर देन द प्राइवेट वैल्यू, द सोशल वैल्यू कवर लाइक द बिलो द डिमांड कराओ। ये पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज के अंदर है, राइट। देन देखिएगा, और इसने तो कॉस्ट की बात की है, सोशल वैल्यू की बात नहीं किया। सो इसलिए ये जाएगा, राइट, गलत होएगा। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेते हैं 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 37 नंबर, 37, यस, क्लियरली ये तो गलत है। इंटरेस्ट लास्टिक आएगा, इसका प्रूफ जो है वो देख लीजिएगा। जस्ट एक मिनट, जस्ट एक मिनट। 37, इसका प्रूफ देखिएगा। हाँ, अगर ये आईएमएफ का भी अगर साथ में लगाना चाहो तो मैंने आईएमएफ का भी दिया और ये हाईलाइट भी किया है। देखो, सोशली या टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आर लार्जर देन द प्राइवेट कॉस्ट इन केस ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। तो ये भी आप लगा सकते हैं, राइट, उस क्वेश्चन में। और अब देखिएगा, देन नेक्स्ट पे चलते हैं। जस्ट केंज का, जस्ट एक मोमेंट, यस, केंज का देख लीजिएगा, ये रहा, क्लियरली हाईलाइट है। ये एक्चुअल में मेरा बुकलेट था, उसमें मैं पहले ही हाईलाइट की हुई थी चीजें। तो आपको द लिक्विडिटी ट्रैप, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या दे दिया, हाई, किस सिचुएशन में, लिक्विडिटी ट्रैप के अंदर। तो इलास्टिक आएगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। मैं आपको इसका इक्वेशन बता देता हूँ कि मनी डिमांड बेसिकली केंजियन में फंक्शन होता है आर और वाई का। क्योंकि आप पढ़ते हो स्पेक्यूलेटिव, तो आर का फंक्शन है, ट्रांजैक्शन मोटिव में इनकम का फंक्शन है, तो मनी डिमांड इज इक्वल टू ई वाई माइनस एफ आर। अब आपको क्या करना है, लिक्विडिटी ट्रैप, द वेयर द मनी डिमांड, यस, देखिएगा, सिंपल सा मैकेनिज्म आपको देखना है। लिक्विडिटी ट्रैप में इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो जाता है,
राइट। ये सिचुएशन हो जाती है जब मनी की डिमांड इनफाइनाइट हो जाती है, तो हम इसको यहाँ आर और ये मनी की डिमांड, तो इस इक्वेशन को मैं इस फिगर के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लेता हूँ। क्या? एफ आर इज इक्वल टू ई वाई माइनस एम डी। आर इज इक्वल टू ई एफ वाई 1/f एम डी। अब देखिएगा क्या कहा है कि लिक्विडिटी ट्रैप में तो आप ये कहते हैं कि यहाँ पर मनी डिमांड जो है वो इनफाइनाइट हो गई है, राइट। सिंपल से सोचने की बात है। मनी डिमांड इनफाइनाइट होने का मीनिंग क्या है कि यहाँ इन मनी डिमांड इंटरेस्ट रेट के साथ बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। तो एफ क्या हो गया? एफ लार्ज हो गया तो 1/f क्या हो गया? 0। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो इससे आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि तो इससे आपको कि ये इसका जो स्लोप है वो फ्लैट होगा। तो ये जब 0 हो गया तो फ्लैट स्लोप हो गया, लेकिन मनी की डिमांड इंटरेस्ट रेट्स के साथ क्या हुई? हाईली लास्टिंग। तो आंसर वुड बी दिस। आप यहाँ से ये जो ग्रीन कलर कर रखा है ये वाला लगा दीजिएगा। मैं अब आपको अपलोड करूंगा, मैं कोशिश करता हूँ ये पहले वाले डिलीट हो जाए जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, लेकिन ग्रीन कलर वाला क्लियर है। आप पेन से भी हाईलाइट कर सकते हो इसको सबमिट करवाने के टाइम, राइट। देन देखिएगा नेक्स्ट 37 हो गया। 37 के बाद में हम चलते हैं 49 क्वेश्चन। जस्ट एक मिनट। हाँ, ये इस बुक से लिया है हमने, राइट। मैं आपको लिख करके भेजूंगा कि ये क्वेश्चन नंबर इसके लिए, ये क्वेश्चन नंबर इसके लिए है, वही आप डिपॉजिट करवा देना, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 बिल्कुल गलत है, चैलेंज होगा, राइट। यस, क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा। जस्ट एक मिनट। 30, यस, 49 है ना। क्योंकि एक क्वेश्चन और भी है तो वो भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 पहले देख लेते हैं, राइट। देखो, रोस्टो का, रोस्टो में कोई डाउट नहीं है। मेरे नोट्स जो मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ उसमें क्लियर मेंशन है कि वो टेक ऑफ होगा, और वो मैं अब आपको बुकलेट भी दिखा देता हूँ। ये रोस्टो का ओरिजिनल पेपर है, आप देख सकते हो, उसने 1959 में पब्लिश किया था। ओरिजिनल पेपर में भी इन्होंने मेंशन किया है कि मैंने हाईलाइट कर रखा है कि ये देखिएगा, ये रहा। द टेक ऑफ इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम, the takeoff is distinguished from the other industrial surge of the fact that the prior and concurrent development make the application of modern industrial technique a self-sustained rather than a absorptive process। चलो, अगर आप यह भी ना लगाना चाहो तो बिल्कुल क्लियरली मैं आपको शो कर देता हूँ। देखिए ये वाला, ये डेविड वेल का बुक है। डेविड वेल के बुक में क्लियरली पेज नंबर 75 पे ये लिखा है, रोस्टो इन इज इन्फ्लुएंशियल डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ similarly defining the increase in the investment as a necessary part of the take-off to sustain the growth। अगर आप यह भी ना लेना चाहो तो देखिए, हम इसमें जो टोडारो एंड स्मिथ का बुक है उसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ, क्लियरली उन्होंने मेंशन किया है। जस्ट एक मिनट, यहाँ पर अ, या देखिएगा ये रहा। यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है क्लियरली कि यहाँ तक आप हाईलाइट कर दीजिएगा। इन फैक्ट रोस्टो एंड अदर डिफाइंड द टेक ऑफ स्टेज एज ए precisely in this way country that have also this type of percentage of GDP could grow at much faster rate than those at the saved less। Moreover, this would then be self sustaining। यानी टेक ऑफ स्टेज कब सस्टेन हो जाएगी, ये बात कर रहा है। क्लियर हो गया? तो इसमें कोई डाउट नहीं है, सेल्फ सस्टेनिंग ही इसका आंसर आने वाला है, और ये उसके साथ अटैच कर दीजिएगा। मैं एक बुक और है मेरे पास, उसमें भी यही मेंशन है, मैं भी वो भी आपको लगा रहा हूँ। तो जो आपको मन करे, 4 सोर्स दे रहा हूँ, जो मन करे आप वो लगा दीजिएगा, राइट। चारों चाहे तो चारों लगा दीजिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 49 हो गया ना। देन क्वेश्चन नंबर 82। 82 क्वेश्चन देखिएगा। जस्ट एक मोमेंट। यस, क्वेश्चन नंबर 82 के अंदर देखिएगा कि ये बोला गया है कि अगर कोई लीस्ट
एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज है, तो डेफिनेटली कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज होगा ये सल्वाटोर की बुक है और पेज नंबर 36 यहाँ पर क्लियरली मैंने हाईलाइट किया है, देखो द कमोडिटी इन विच एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज इज स्मॉलर, यानी लिस्ट है दिस कमोडिटी of its comparative advantage, और the commodity in which the absolute disadvantage is greater वो comparative disadvantage। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आंसर इसका जो है वो बी आने वाला है, तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आंसर चेंज होगा इसका। अब क्वेश्चन नंबर 90 पे आ जाते हैं, एक क्वेश्चन शायद रह गया है, वो भी मैं आपको पीछे चल के अभी बताने वाला हूँ, तो वेट करें। क्वेश्चन नंबर 90 में बहुत बच्चे ये कह रहे हैं कि सर इसका आंसर क्या होगा। इसका जो बच्चे आंसर है वो इसने सही दिया है, कोई गलत आंसर नहीं दिया है, क्योंकि बेसिकली टोटल वेरिएबल कॉस्ट और मैं आई थिंक मैं आपसे डिस्कस करूंगा नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। ये आंसर राइट है क्योंकि टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट का स्लोप जो है वो सेम होता है, इसलिए मार्जिनल कॉस्ट जो है वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट से भी आ सकती है और टोटल कॉस्ट से भी आ सकती है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो रह गया है, वो मैं जस्ट एक मिनट चेक कर लेता हूँ कौन सा रह गया, फिर आपसे डिस्कस करना है कि जिसमें आपको डाउट है वो क्वेश्चन भी डिस्कस करना है। क्वेश्चन ये रह गया है, क्वेश्चन ये रह गया है, दिस वन। सो ये क्वेश्चन है 37 के बाद में, यस 32 नंबर क्वेश्चन में रह गया था। तो 32 नंबर क्वेश्चन क्लियरली इसका आंसर गलत है। 32 के अंदर ये मैं जो आई आर डी आई का जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट साथ में लगा रहा हूँ, और इन्होंने क्लियर मेंशन किया है द ट्रिनिटी ऑफ बीमा, संगम, बीमा वाहक और बीमा विस्तार, ये तीन चीजें आएगी। तो बीमा सुरक्षा इसके अंदर नहीं आएगा, इसने इसका आंसर गलत दिया है, तो आप 32 नंबर क्वेश्चन भी चैलेंज कर दीजिएगा, राइट। तो ये वो क्वेश्चंस थे, मैं रिपीट कर देता हूँ कौन से क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है आपका 20, राइट, 20 नंबर, और 20 तो टोटल ही डिलीट होगा, 21 आंसर चेंज होगा, 30 नंबर टोटल ही डिलीट होगा, राइट, और 32 का आंसर चेंज होगा, देन 37 का आंसर चेंज होगा, और 49 का आंसर चेंज होगा, एंड देन 82 का आंसर चेंज होगा। दीज आर द क्वेश्चंस, एंड इसका मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ कंप्लीट आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, राइट। और अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ कुछ क्वेश्चंस में आपके डाउट है उनके ऊपर, राइट। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि आपके कौन सा डाउट है। तो देखो, मैं इसको जस्ट एक स्मॉल कर लेता हूँ थोड़ा, देखिए। पहला, कुछ बच्चों के क्वेश्चंस में डाउट है कि 11 नंबर नहीं, 11 नंबर इनका बर्नोमिल का ही आएगा, क्योंकि उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है 11 नंबर क्वेश्चंस के अंदर। तो 11 नंबर में निकाल करके आपको दिखा देता हूँ, जस्ट एक मोमेंट। यस, तो इज द राइट, अर्ली इनका वर्क है। देखिएगा, अब अगर हम बात करें तो 11 के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमें डिस्कस करना है, वो 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जस्ट एक मोमेंट। यस, 24 नंबर क्वेश्चन में निकाल लेता हूँ। यस, 24 नंबर क्वेश्चंस के अंदर बच्चे यहाँ पर कैपिटल लेबर रेशियो फिक्स है, और कैपिटल लेबर रेशियो जब कांस्टेंट होता है तो कॉप डगलस नहीं होता, कॉप डगलस में कैपिटल लेबर रेशियो वेरी करता है। दिस इज बेसिकली द लियंटी प्रोडक्शन फंक्शन। तो कोई डाउट नहीं है कि इसमें कोई लियंटी प्रोडक्शन फंक्शन में कैपिटल लेबर रेशियो फिक्स आता है, राइट। तो क्यों आता है वो तो मैं डिटेल में इतना बात नहीं करूंगा, हालांकि अभी जरूरत भी नहीं है आपको। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 34 जो अपने को देखना है वो देखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चंस में जो आपको डाउट लग रहा है, यस, ये तो सबको पता है कि इसका क्वेश्चन नंबर आंसर 1 आएगा, 1 ही करेक्ट है, दूसरा है कोई इनकरेक्ट नहीं है, इसको ज्यादा डिस्कस करने वाला नहीं।
40 नंबर क्वेश्चन और देख लीजिएगा एक बार। 40 नंबर, यस, यूरिया गोल्ड। 40 नंबर क्वेश्चन का ये आंसर जो इसने की में दिया है अपना, वो सही दिया है, क्योंकि ये इकोनॉमिक सर्वे है। इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर नंबर 6, इसमें जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने ऑलरेडी ये क्वेश्चन देखा, ये सॉरी ये टॉपिक देखा है कि यहाँ पर जस्ट एक ये रहा कि ये जो है यूरिया गोल्ड जो है वो सिर्फ वेजिटेबल के लिए यूज नहीं किया जाता, वो तो क्लियरली बात है न्यूट्रिशन के लिए बात हो रही है, सॉइल की न्यूट्रिशन के लिए, राइट। तो ये क्वेश्चंस तो वेजिटेबल की वजह से, इसलिए इसका सेकंड आंसर ही राइट होगा। देन 41 क्वेश्चन में देख लेता हूँ। यस 41, जस्ट एक मोमेंट, यस 41 राइट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन 43, यस 43 क्वेश्चंस जो है बच्चे वो अगर आप चाहें तो चैलेंज कर सकते हैं, अगर आप ना चाहें तो चैलेंज ना करें, क्योंकि ये एग्जामिनर के व्यू के ऊपर है। हालांकि जो क्विड प्रोको जो होता है उसका मीनिंग होता है समथिंग फॉर समथिंग, यानी कि मैं आपको सर्विस दे रहा हूं तो आप मेरे को पैसे देते हैं, ये सिंपल सी बात है। लेना देना होगा जिसमें आपको देना पड़ेगा। तो अब मंडी जो होती है, सब्जी मंडी या एग्रीकल्चर मंडी, उसके ऊपर फीस लगाई गई थी, तो उन्होंने कोर्ट के अंदर चैलेंज किया। तो भारत में बहुत सारे केस हैं ऐसे जो कोर्ट में गए और कोर्ट ने ये देखा कि ये क्विड प्रोको में आएगा या नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैं आपको केशवपुरी का केस मैं आपके सामने रख रहा हूँ। केशवपुरी ने इसको डिटेल में डिफाइन किया कि मैं देखिए हाईलाइट किया है इस केस को। डिटेल में जज ने आर्ग्यूमेंट किए हैं, एक एक दोनों साइड से आर्ग्यूमेंट हुए हैं, तो अपने उनके वकीलों ने। तो यहाँ पर बहुत सारी, मैं सारा पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। इनका बेसिकली आर्ग्यूमेंट ये है कि भाई गवर्नमेंट जो है अगर किसी चीज का फीस चार्ज कर रही है, और फीस चार्ज कर रही है तो उसके बदले में उसको जो है सर्विस देना पड़ेगा, लेकिन जो मंडी में टैक्स लगता है उसमें गवर्नमेंट उनको सर्विस इतना कुछ नहीं देती। वो ठीक है, मंडी बना दिया ये सब, वो तो एक पब्लिक एक्सपेंडिचर से आ रहा है, लेकिन फीस का मीनिंग होता है कि आपने 10 रुपए दिए तो आपको पेन मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर फिर बहुत सारा डिबेट हुआ कि नहीं, कुछ फीस ऐसी कंसिडर की जाएगी जो आपकी क्विड प्रोको में आएगी, यानी डायरेक्ट उसके बदले में कुछ मिलेगा, लेकिन कुछ फीस जो होगी वो एज ए टैक्स समझी जाएगी। यहाँ पर इसको मैं क्लियर जो हाईलाइट किया उसको पढ़ोगे तो यही सेंस आएगा। इसलिए दिस इज वेरी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन कभी पेपर में नहीं डालना चाहिए, ऐसा डाला गया है, इट्स नॉट गुड। और अब इसमें एचपीएससी ही डिसाइड करेगा कि इसको क्या लेना है। हालांकि जो केस जो हुआ है उसके अंदर भी, किशनपुरी केस के अंदर भी जुडिशरी ने इसमें क्लियर किया है कि ये कंसेप्ट टू कंसेप्ट वेरी करेगा कि ये फीस जो है वो आएगी या नहीं आएगी, इसलिए उन्होंने, एचपीएससी ने इसका आंसर एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस दे दिया है। तो अगर देखिए ऐसा बात नहीं है कि फीस नहीं होती, क्विड प्रोको में भी फीस होती है, लेकिन बहुत सारा वेरिएशन है कि वो फीस देखना पड़ेगा किस पर्पज से है, क्योंकि जो क्विड प्रोको होता है उसको हम डायरेक्टली रेवेन्यू के सेंस में काम नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ उन्होंने रेवेन्यू का बोला है। तो इट्स अ वेरी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन। तो आप, हो सकता है इसके अगर आप चाहो तो कर दीजिएगा, चाहो, क्योंकि फीस के फेवर में भी डिसीजन है और कुछ फीस के अगेंस्ट में भी है, दोनों बातें हैं। तो इसलिए उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस दिया है आई थिंक। एंड उसके बाद में यस 45 नंबर क्वेश्चन में कुछ बच्चों का डाउट होगा। यस देखिए, दो तरह का एस्मेटिक इंफॉर्मेशन होता है, एक हिडन करेक्टर में होता है और एक हिडन एक्शन में होता है। तो ये हिडन करेक्टर नहीं है, उसका एक्शन है, क्योंकि वो लगा रहा है। तो वाजिब सी बात है, हिडन जो एक्शन होता है उसमें मोरल हैजार्ड आता है बेसिकली, और प्रिंसिपल एजेंट की प्रॉब्लम आता है। और एस में जो हिडन करेक्टर होता है, सॉरी, जो एसमेट्रिक जो एसमेट्रिक करेक्टर होता है उसमें प्रिंसिपल एजेंट की प्रॉब्लम और एडवर्स सिलेक्शन आता है। और जो मोरल एजार्ड होता है उसके अंदर, यस देखिएगा क्वेश्चन नंबर 45 के अंदर इसने पूछा है कि अगर कोई एडवाइजर है वो वेंचर कैपिटल यानी नई कंपनी के अंदर आपके पैसे लगा देंगे तो क्या होंगे। ये पैसे लगाना एक एक्ट है। तो एसमेटिक इंफॉर्मेशन दो तरह की होती है, एक तो हिडन करेक्टर में और एक हिडन एक्शन में होती है। तो हिडन करेक्टर करेक्टर जब होता है तो उसमें आप बोलते हैं प्रिंसिपल एजेंट की प्रॉब्लम। प्रिंसिपल एजेंट जब प्रॉब्लम हो जाती है
तो और उसके अंदर एडवर्स सिलेक्शन आ जाता है, राइट। और जब हिडन एक्शन होता है तो मोरल हैजार्ड और लेमन प्रॉब्लम यूज, ये केन्स का है और एक ऑस्टियन का है। तो देखिएगा, जस्ट एक मोमेंट, मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर सेविंग से कॉस्ट सेविंग, यस, अब आपको यहाँ क्लियरली आ जाएगा। ये देख लीजिए, यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया है कि वो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देगा, राइट। एंड जस्ट और भी मिलेगा, मैं इसको और भी क्लियरली मेंशन किया हुआ है। ये देखिएगा, अगर हम यहाँ पर दूसरे एंगल से देखें तो ये कहता है कि फोर्स सेविंग की वजह से कंजप्शन कम हो जाएगा, राइट। लेकिन यही आपका इसके अंदर लिखा हुआ मिलेगा आपको कि इसकी वजह से इंड्यूस इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ जाएगा, राइट। मिलेगा, देखते हैं अभी। यस, ये देखिएगा, दिस फिनोमिना आर ऑल्सो अंडरस्टैंड कंसिस्ट ऑफ इंक्रीज इन द कैपिटल क्रिएशन ऑफ द कंजप्शंस थ्रू द एडिशनल एंड क्रेडिट विदाउट वॉलंटरी एक्शंस, डिस्कशंस, ये सब आ जाएगा, इमीडिएट इफेक्ट, राइट। तो इसके अंदर इन्होंने यही बात एक ने मेंशन किया है कि फोर्स सेविंग की वजह से इन्वेस्टमेंट ये रहा। द प्रॉब्लम विद हेक्स फोर्स सेविंग इज दैन इट प्रेजेंट इट सेल्फ सिंसिनरी इज अ काइंड ऑफ सेविंग विच रेफरली कंटेक्चुअल टू ए पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट। तो ये क्लियर है यहाँ से, दिस इज अ वेरी क्लियर क्वेश्चन उन्होंने मेंशन नहीं किया है, तो ऐसा नहीं डालना चाहिए, या तो उनको ये लिखना चाहिए एज पर द ऑस्ट्रियन स्कूल या एज पर द मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक्स, बट एनीवे, है ना। तो इसके बाद में अगर हम, ये क्वेश्चन हमारा था 48, नहीं 53, देन 53 आपका आपको रिबूटल लिखना होगा अच्छे से ना। उसमें अगर कमेंट करने की जगह है तो अच्छे से टाइट करके, टाइट लैंग्वेज में अगर आप लिखेंगे कि भाई ये ऐसे ऐसे हैं, तो हो सकता है इसको कंसिडर करे और ये फॉल्टी क्वेश्चन माने वो, लेकिन अदरवाइज तो सब चलता है भाई, आप नहीं हाईलाइट करोगे तो मेरे इस वीडियो के आप कमेंट कर दीजिएगा। अगर ऐसा कुछ लिखना है तो मैं लिख करके वहाँ टाइप कर दूंगा, कॉपी पेस्ट कर देना वहाँ। देन 74 नंबर क्वेश्चन और देख लीजिएगा। 74 नंबर क्वेश्चंस, यस, ये क्वेश्चन राइट है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। वो कंजप्शन से राइज होता है, और ये सैमुअलसन के मॉडल में भी आप पढ़ लेते हैं, ये कोई इनका गलत नहीं है, बिल्कुल राइट है। 79 नंबर क्वेश्चंस, एंजेला, ये राइट है, एचपीएससी का आंसर। और 81 प्रॉफिट थ्योरी, यस, इनोवेशन आएगा, राइट। एंड 82 वी हैव डिस्कस्ड, देन 90 आल्सो आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड, yes 90। so these are the questions, एंड अब आपको जो मैंने नोट डाउन किया था कि ये क्लियर जो क्वेश्चंस हैं वो चेंज होने हैं। और इसके अलावा जब मैंने आपको ये जो क्वेश्चन कहे हैं उसको आप चैलेंज करना चाहें तो आपकी मर्जी, भाई बाई लक को चेंज कर भी सकते, नहीं भी कर सकते, क्योंकि दोनों साइड के ये डिबेट हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।